की दूसरी टाइप है। तो लिहाजा आज जो हमने वहां से पढ़ना, उससे पहले कोई चीज जो कल कर चुके हैं उसमें कोई चीज रिपीट करने वाली है तो बताओ, शाबाश, वो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। जी शाबाश, बोलो कोई। सोचने लग गए हो सारे। सर ये जो पी इफेक्टिव निकाला था बोर मैग्नेटोन के लिए जी जी, हाँ 8.44 इक्वेशन, ये एज इट इज हाँ जी। याद करनी है या ये ड्राइव हो सकती है? नहीं, एज इट इज ही है, सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। हाँ, ये तो एज इट इज ही है कि किया था कि एक तो बोहर मैग्नेटॉन की है सिंपल, और जैसे कल डिस्कस हम ये कर रहे थे कि एक टोटल नंबर ऑफ दी जैसे होते थे एटम्स, और एक इफेक्टिव नंबर ऑफ दी एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये भी इसी तरीके से कि इफेक्टिव नंबर ऑफ दी बोहर मैग्नेटॉन जो है, एंड इट केस ऑफ दी स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का है। तो इसको करने के लिए तो ये जी है और साथ जे इंटू जे प्लस वन, तो उसका स्क्वायर रूट था, ये एज इट याद करना होगा, क्योंकि जी का बताया था कि ये जनरल फॉर्म है स्प्लिटिंग या लैंडी फैक्टर की। और जैसे क्लासिकली जो है वहां पर तो देखा था, एक तो जो एंगुलर मोमेंटम है, चाहे वो एल है, चाहे वो एस है, चाहे वो जे है, जो कि एल प्लस एस होता है, तो वो उसके लिए क्वांटम मैकेनिकली उसकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं। और स्पेसिफिक के लिए भी वो, जैसे कल हमने डिराइव भी किया था पैरामैग्नेटिक्स में, अगर आपने याद हो कि काई पैरा का जो जिसके लिए वो जे के लिए रिलेशन आया था, तो वो सिंपल जे नहीं था, बल्कि साथ क्या था, जे इंटू जे प्लस वन था। और उसके लिए भी फिर ये कि जे के लिए भी जो अलाउड ओरिएंटेशन आती हैं, वो हम वो 2j प्लस वन में वैल्यूज रखते हैं। तो मैं जैसे बताया था कि अगर प्योर है दूसरी ऑर्बिटल मोशन है, तो हम उसमें L0 ले लेते हैं, तो फिर जी की वैल्यू जो जैसे वो आ जाती है 2 के बराबर, और जे जो है वो एस के बराबर आ जाएगा। तो एस यूजुअली जैसे बताया था कि ये स्पिन है, अगर सिंगलेट में हो तो उसमें वो एक ही सिंगल एनर्जी लेवल लाएगा, लेकिन जब हम उस मैग्नेटिक एटम या आयन को इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फिर वो डबलेट में चेंज हो जाता है उसकी, कि एमएस की दो ही वैल्यू थी, कि एक प्लस हाफ और दूसरी माइनस हाफ, अलोंग द स्पिन मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें J इज इक्वल टू एस आ जाता है और इज इक्वल टू 1/2। तो इन केसेस के लिए देखा था हमने कि अलबत्ता जो लाइट एटम्स हैं और फिर माइनर, जिनके मिडल इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों जो हैं क्लासिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू मॉडल के लिहाज से, वो दोनों जो हैं वो डिफर करती हैं। लेकिन जब आगे कल जो किया था हमने कि अगर जे की बहुत लार्ज वैल्यू हो, कि जे टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये तो ऐसे ही है जैसे क्लासिकली था कि जी वो फ्रीली रोटेट करता है, कोई भी हो सकती है, जिनकी वो बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसमें देखा था हमने कि फिर वो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोचेस टू द न्यूटनियन फिजिक्स, तो सिमिलरली जो बीजे एक्स था क्वांटम फंक्शन, दैट अप्रोचेस टू द एल एक्स, ये वाला फंक्शन था। जी सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके ऊपर जाके वो क्यूरी लॉ ओबे हो जाए जी जी, वो मैकेनिकली। हम मसलन सिंपली किया था, क्यूरी ला क्या था कि काई इज इक्वल टू सी ओवर टी, सी क्यूरी कांस्टेंट में कई फैक्टर थे, तो यहाँ पर भी अब ये सारी चीजें उसी क्यूरी कांस्टेंट के बराबर उसी में आ जाएंगी, चाहे वो जी है, चाहे वो म्यू बी है, चाहे वो जे इंटू जे प्लस वन है, वो सारी म्यू नॉट है, वो सारी उनको आप सी के बराबर ही रखेंगे, और काई जो है फिर सी ओवर टी के बराबर इसमें
क्यूरी ला अच्छा के लिया सर, जाए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने उनको अलाउ नहीं किया मीटिंग ज्वाइन करना, तो उनको काइंडली अलाउ कर दें। चलो हो गया जी। अब जो मुझे नजर तो आ रहा है, ओह सॉरी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये यार ये मोबाइल भी जो है ना, अब कर दिया सबको। जी अच्छा ठीक है हो गया तुमने सर। बता दिया। हाँ। जी और बेटा शाबाश, बताओ कोई चीज जो पहले रह गई हो तो मैं वो। सर ये लास्ट लाइन है पेज 241 के ऊपर। एक मिनट में बुक खोलने दे मुझे। पूरी वाली बुक की। जी जी। सर ये टू लिखा हुआ है 4-1। 24। जी सर। जी जी। However, equation 8.48 is unable to account for the experimental observations of susceptibility for the ions of iron group. हाँ जी सर, हाँ, ये ये कल थोड़ा। बताया तो था। ठीक, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पर आयरन ग्रुप को कहा इसने एक्सक्लूड किया है कि ये जी वाला जो फार्मूला लगा है 840, इसमें वो J × J+1 आ रहा है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसमें जो है ना, ये नेक्स्ट जब हुंस रूल अप्लाई करते हुए हम वो देखेंगे कि एक सूरत हाल ये आ जाती है कि वो एस जो है मसलन वो अगर 0 के बराबर आ रहा है, या एल जो है एल 0 के बराबर आ रहा है, तो फिर जे वो एस के बराबर होता है। तो वहां से उसको हम जब जे 0 होगा तो फिर इस काई पैरा इक्वेशन 848 से हम ये वाली वैल्यू जो है वो नहीं निकाल, ये तो जिनके काई 0 के बराबर आ जानी है। तो उसके लिए किया था हमने कि ये मिसाल दी कि मसलन आयरन ग्रुप के लिए ऐसा ही होता है कि आयरन ग्रुप के लिए अगर जब ये करेंगे ना हम, तो फिर जे भी 0 हो जाना है, और फिर काई पैरा जो है वो आप उसको नहीं कर सकेंगे कैलकुलेट। तो इसकी वजह ये है अजीजम कि शुरू में किया है हमने कि ये पैरामैग्नेटिज्म एक वीक मैग्नेटिज्म है, और इसमें हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को क्वाइटली निग्लेक्ट कर देते हैं। इनके शुरू में पढ़ा ही ऐसे ही था हमने कि जो इसकी थ्योरी थी ऑफ द जो मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म, तो उसमें ये था कि इन द पैरामैग्नेटिज्म द interactions between the dipole and dipoles they are totally neglected। तो जब आप निगलेक्ट करते हैं तो फिर आपके पास मसलन ये वाली 8.48 ये वाली इक्वेशन जो है, जिसमें बता रहा हूँ कि हम सिंपल जे नहीं ले रहे क्वांटम मैकेनिकली, बल्कि ये J × J+1 जो है वो इसकी वैल्यूज जो है वो कंसीडर होती हैं। अब आयरन ग्रुप में क्या है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये फेरो मैग्नेटिक पढ़ने जा रहे हैं, तो वो है ही इसी से रिलेटेड आयरन ग्रुप, और उसमें ये 4-5 आ जाते हैं। निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है। इनकी जो है इनमें डोमेन्स लाई करती हैं, और वो डोमेन्स का क्या था कि वो ऑलरेडी ही स्पिन जो हैं उस रीजन में वो अलाइंड है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमने किया कि मैग्नेटाइजेशन जो है एन जो है एम, दैट इज समेशन ऑफ द म्यू एम पर यूनिट वॉल्यूम। यही था ना कि आप एडअप कर दें जो अलजेब्रिकली सारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स को जो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो नेट मैग्नेटाइजेशन हमें मिल जाएगी। तो जी सर। इन ग्रुप में फिर वो ऑलरेडी ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इससे आप जो अप्लाई फील्ड करेंगे और वो उससे वो उसकी जो प्रिडिक्ट वैल्यू है फिर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी। तो यही यहाँ पर वो बता रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए हम निकल वाला ये जो है आयरन ग्रुप, उसके ऊपर ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि ऐसे मटेरियल को कि जब रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको की जो ऑर्बिटल मोशन है वो तो सीज हो जाती है इंटरेक्शन की वजह से, और सिर्फ जो है उसकी स्पिन मोशन बाकी रह जाती है। तो जब ऑर्बिटल मोशन खत्म हो जाए तो इसका मतलब जो है एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो सीज हो जाएगा। तो इसको क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एल अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और जे इज इक्वल टू एस के बराबर। तो यही वजह है, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि हमने अभी तक इंटरेक्शन जो है वो निगलेक्ट किए हैं, तो फिर लेकिन जब इंटरेक्शन होंगे तो फिर ये जे की बजाय ये फिर 8 शारी कॉमन वाली इक्वेशन के एस × S+1 जो है ये काउंट होगा। जी ठीक है सर। जी और शाबाश बेटा, और कोई बताए। सर हम इस तरह कह सकते हैं कि आयरन ग्रुप के लिए
इसकी जो मतलब कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो भी रैंडम हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए तो फिर भी तो काई पैरा जो है ये जीरो हो जाती है ना। जी जी, तो वहां पर देखेंगे ना हम वो इंटरेक्शन हैं, और वहां पर फिर ये थियरी नहीं लगेगी जो हम ये लैंगमन वाली चलाते रहे हैं। मसलन वहां पर आगे वो हाइजेनबर्ग का उसकी थियरी आ जाती है, साथ जो है वो वेज थियरी जो है वो वहाँ वो आ जाती है। तो वहां पर हम देखेंगे कि मसलन क्या वो डाइपोल डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शन हैं, या फिर जो स्पिन की जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो और जो उसकी चेंज होती है, ओरिएंटेशन चेंज होती हैं, जब उसके ऑर्बिट्स मॉडिफाई होते हैं तो उसकी वजह से क्या वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होते हैं, जैसे पोलराइजेशन हो जाती है, तो फिर क्या उसकी बुनियाद पर ये जो फील्ड है मसलन बहुत वो वहां पर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसको हम मैंने नाम भी बताया था कि उसको वेव फील्ड कहेंगे, उसको क्रिस्टल फील्ड कहेंगे, इस भी नाम लिया है क्रिस्टल फील्ड का, या इसको हम मोलिकुलर फील्ड जो है वो कहेंगे। तो ये अगला इंशाल्लाह इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो फेरोमैग्नेटिज्म में ये सारी ये चीजें आ जाएंगी। और कोई बोलो। कोई नहीं, फिर करें ये शुरू हम ये वहाब से है फिर। जी जी सर, अगर कोई नहीं पूछता तो फिर शुरू कर लें। कोई नहीं ना और पूछने वाला। यस सर, स्टार्ट करें आगे। चलें जी, ठीक है जी, बस आपके हुक्म का मुंतजर हूँ मैं तो भाई। ओके, तो वहाब की बुक है और इसका अजीजम ये पेज है 514। निकाल लिया है? सर आप शेयरिंग करेंगे या नहीं? पहले तो एक दो लेक्चर में आपने शेयरिंग की थी। वो किसे कहा था उसने आपको सारा चैप्टर नहीं भेज दिया हुआ है यार, वो क्या बता रहे थे कि नहीं हमने सर, वो तो हमारे पास है, वैसे एक दो लेक्चर में ना आपने शेयरिंग की थी स्क्रीन की ना, हाँ हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कर दें तो बेहतर रहेगा, हमें एरोज वगैरह से पता चलता रहेगा। और यार वो वाला तो मैंने पहले मेरे ख्याल कोई नहीं किया, और ना ही वो ऐसे एरो का किया है मैंने। सर ऐसे चले ही ठीक है, चलें आप। चले हाँ तो ठीक है कोई सर, हम नहीं, आपके वो पास पीडीएफ बुक है तो आप जैसे ही बताते हैं मुझे कि सर ये लाइन है या ये इक्वेशन नंबर है, ये डायग्राम नंबर है, तो उसको हम सामने रख के तो कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है सर, हम पीडीएफ खोल लेते हैं। हाँ सर हाँ, पेज नंबर आपने क्या बताया? ये 514, बल्कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि आप इसकी फोटो कॉपी ये चैप्टर जो पढ़ने हैं हमने कि पूरी तो है ही, तो आप वह आपसे भी करवा लें, शुरू में कहा था मैंने। ओके, अलबत्ता ये 514 514 है पेज नंबर, और ये फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म से शुरू हो रहा है। यस सर, निकाल लिए। हाँ, तो ये जस्ट वही जनरल चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ वो आर्टिकल, वो हम वहां से पढ़ते हैं जिसमें थोड़ा डिटेल हो, और फिर हम दूसरे को भी देख लेते हैं कि कुछ चीजें जो उधर रह गई हैं तो यहाँ से भी हम, अब यही चीज हमें आसानी से क्लियर आ रही है, क्योंकि हम इसका पैरामैग्नेटिज्म का क्लासिकल थ्योरी भी और क्वांटम थ्योरी पूरी से पढ़ चुके हैं जिसमें ये डिटेल से था। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ से इसका क्वांटम एस्पेक्ट बताया है, क्योंकि बताया था मैंने कल भी कि एक पाउली पैरामैग्नेटिज्म की टाइप भी है, कि ये पैरामैग्नेटिज्म तो इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, बल्कि काई जो है रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर के साथ है। तो लेकिन ये कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं एक्सेप्शनल कि उनकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। और ये हेजनबर्ग ने और पाउली ने इसके ऊपर ये पेश किया था आइडिया, तो इसको हम पाउली पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं, और या पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये, तो तकरीबन ये दोनों लिंक्ड हैं, ज़्यादा इसको जल्दी जल्दी ये जो क्वांटम थ्योरी है पैरामैग्नेटिज्म, इसको भी मैं आपके सामने, हालांकि ये चीज़ें इनका पता है हमें। तो यहाँ पर ये बताता है कि लैंगमैन क्लासिकल थ्योरी दिस इज इनकेपेबल ऑफ द प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट explanation of the magnetic phenomena resulting from the motion of the electric charges। उनके हमने जब एटॉमिक थ्योरी ऑफ दी पढ़ी है इसकी मैग्नेटिज्म की, और वहां से हमने देखा कि म्यू जो है वो IN2A के बराबर था, कि जहां पर चार्ज मूव कर रहे होंगे चाहे वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो फिर वहां पर मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा।
तो ये लैंगमैन क्लासिकल थ्योरी उससे जो हमें वो जो रिजल्ट उससे कि मसलन जो स्पिन है वो फ्रीली रोटेट करती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि नहीं, ऐसे नहीं। तो ये मसलन उसमें कुछ फ्लॉज थे, ये जो क्लासिकल है, तो इसलिए फिर हमें क्वांटम थ्योरी का ये सहारा लेना पड़ा। तो यही इसने ये बता रहा है कि जो प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैग्नेटिक phenomena resulting from the motion of electric charges. So the very basis of the classical theory that all orientation of the magnetic moments with respect to B are possible, जिसको हम freely rotate कहते हैं या randomly oriented कहते हैं, तो इसके मुताबिक ये सारी possible हैं, is wrong according to the quantum consideration. To overcome various difficulties, let us discuss the essence of the quantum theory of the paramagnetism based on the following basic concept of इनके based on the quantum theory। वो क्या है कि पहला तो यही है कि for each unit of the orbital angular momentum an electron in atom has one Bohr magneton जो है of magnetic moment associated with it। The magnetic moment is anti-parallel to the angular momentum। ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि म्यू जो है that was proportional to minus of कैपिटल L जो है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो थी बोहर मैग्नेटॉन मसलन ऑर्बिटल मोशन की बुनियाद पर वो एक म्यू बी के बराबर थी और इसी को ही क्वांटम के तौर पर लिया गया। दूसरा क्या है, फॉर ईच यूनिट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम देयर इज आल्सो एसोसिएटेड 1/2 बोहर मैग्नेटॉन। और ये भी हमने पढ़ा कि जब स्पिन के लिए आप निकालते हैं इसका क्वांटा, तो वो उसका हाफ बनता है, क्योंकि ms जो है वो 1/2 के बराबर था, तो लिहाजा उसके लिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए म्यू बी जो है वो हाफ म्यू बी बाई 2 है इनके ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू एन इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो है और ये जो इसने लिखा है ना दूसरे में, फॉर ईच यूनिट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो ये 1/2 है मसलन, देयर इज आल्सो एसोसिएटेड 1/2 बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी बाई 2 ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू एन इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है, द टोटल इफेक्टिव एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज द वेक्टर सम ऑफ द ऑर्बिटल एंड द स्पिन कंट्रीब्यूशन, के ये जे जो है दैट इज इक्वल टू एल प्लस एस। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम है जनरली, एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और एस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो यूजुअली जनरल फार्मूला ये है, हिंड्स रूल के मुताबिक देखेंगे हम कि इसकी दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। तो चौथा क्या है कि द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय ये जी म्यू बी इनटू जे, where G and J they are respectively given by the equation 21। चूंकि क्या था हमने कि 1 प्लस क्या था वो J इंटू J प्लस 1 प्लस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S1 डिवाइड बाई J वगैरह। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज यानी कि लैंडी फैक्टर या स्प्लिटिंग फैक्टर जो है इसको तो लिया था हमने, और J जो है वो देखा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ द J देयर आर 2J प्लस 1 वैल्यूज फॉर द MJ, और देखा हमने कि MJ माइनस J से प्लस J तक उसकी वैल्यूज जो है वो हो सकती हैं। और ये भी कि J सिंपल नहीं है बल्कि ये वो J इंटू J प्लस 1 के तौर पर इसकी जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है वो 2J प्लस 1 है। पांचवा जो है कि फ्रॉम एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग स्कीम, ये पीछे हम कर चुके हैं और बताया मैंने अभी कि जब रखते हैं मैग्नेटिक आयन को उसमें तो एक ही सिंगल एनर्जी लेवल हमें नजर आता है, लेकिन जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स डीजनरेसी फैक्टर जो हम कर चुके हैं, तो वो उतने ही फोल्ड उसमें वो डीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डबलेट है स्प्लिट इसमें, और MS चूंकि वो 1/2 के बराबर होती थी वैल्यू, तो उसी के लिहाज से वो सिंगल एनर्जी लेवल जो है वो 2 में चेंज हो जाता है, और उसके लिहाज से एक के लिए S इज इक्वल टू प्लस हाफ
अगर हमने उसको हायर स्टेट लेना है तो उनके लिए जो उसका स्पिन होगी दैट विल बी एंटी पैरेलल टू द फील्ड, और जो नीचे है जिसके लिए लोअर स्कीम या पॉपुलेशन उसके लिए एस इज इक्वल टू -1/2 था, और तो वो उसके लिए स्पिन पैरेलल टू दी फील्ड थी। और इन दोनों जो थी एस की वैल्यूज, इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जी म्यू बी इंटू कैपिटल बी जो था, ये भी हम पहले ये कर चुके हैं वैसे। So the for energy level splitting scheme for an electron with only spin angular momentum in a magnetic field, the energy difference between the energy level is given by the equation 20, और वो था वो कि G म्यू बी इंटू कैपिटल बी, मतलब वो जो मैग्नेटिक एनर्जी वाला रिलेशन, और इसमें हम प्योर स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन आप इसकी 0 ले रहे हैं, यही इसने इसमें ये बताया है। छठा क्या है इसका जी, ये 515 पेज पर कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज गिवन बाय जे इंटू जे प्लस 1 का 1/2। ये जब हम मैग्नेटिक नंबर्स भी कर रहे थे तो उसमें भी किया था, मतलब कि जो कैपिटल एल था वो भी एम एल, और एम एल भी आगे फिर एल इंटू एल प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट जो है एम एल एच कट उस के ये बराबर था। तो इसी तरीके से अगर ये जे है तो जे के लिए ये सिंपल इट्स नॉट सिंपली जे बट इट्स जे इंटू जे प्लस 1 का आगे स्क्वायर रूट उससे रिप्लेस करते हैं। सो आल्सो देयर आर 2j प्लस 1, जैसे 2l प्लस 1 थे वेज आर द ओरिएंटेशन इन विच एटॉमिक डाइपोल्स मे ओरिएंट रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे बताया मैंने कि चाहे वो l है चाहे वो j है, तो ml के लिए mj के लिए उसी तरीके से हम 2l प्लस 1 या 2j प्लस 1 जो कि उनकी पॉसिबल क्वांटम मैकेनिकली एटॉमिक डाइपोल्स की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड उसको ये प्रिडिक्ट करता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ओरिएंटेशन इज डिटरमिन्ड बाय दी, फिर आगे हमने उसी को कि ये जो डाइपोल्स ओरिएंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने उसकी स्टैटिस्टिकल एवरेज वैल्यू निकालते हुए एन नंबर ऑफ द एटम से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको मैग्नेटाइजेशन के इक्विवेलेंट किया। जी, तो फॉर सिंपलिसिटी लेट अस कंसीडर द एटम विद L इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो केस हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिटल मोशन नहीं है। तो ऑर्बिटल मोशन नहीं है तो फिर L जो है वो 0 के बराबर होगा। तो फिर ये जो J इज इक्वल टू L प्लस S है, तो इसका मतलब J विल बी इक्वल टू S। तो और ये प्योर स्पिन मोशन है, तो इसमें जो G की वैल्यू है वो भी 1 प्लस 1 यानी कि वो 2 के बराबर आएगी। और इसी तरीके से J जो है वो S के बराबर है, तो और S जो है वो 1/2 के बराबर लेते हैं। और जब आप उसका मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखा हमने कि इसकी मैग्नेटिक एनर्जी स्प्लिट होकर यानी कि प्लस हाफ और फिर ये नीचे माइनस हाफ वाले उसमें ये आ जाती है। So J is equal to S is equal to 1/2, which in turn provides only two possible states कि ms की दो ही वैल्यूज थी, along द फील्ड हो सकती है या फिर अगेंस्ट द फील्ड हो सकती है। तो द लोअर लेवल यानी कि ms जो है वो mj, तो उसको हम माइनस हाफ कहेंगे लोअर। और इसमें क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी कि इसमें जो स्पिन होगी मैग्नेटिक मोमेंट दैट विल बी, अगर आप पॉजिटिव z की डायरेक्शन ले मैग्नेटिक फील्ड के तो ये फिर स्पिन उसके पैरेलल होगी टू द फील्ड। वाइल द अपर लेवल जिसमें हमने मसलन s इक्वल टू प्लस हाफ लिया था, तो उसमें अपर लेवल में क्या होगा, जो मोमेंट होगी वो फिर नीचे को डायरेक्टेड होगी मसलन कि अपोजिट टू द फील्ड। तो इसी तरीके से हम जो दो लेवल अपर लेवल और लोअर लेवल, उनमें एक की स्पिन जो नीचे वाली है उसकी वो अलोंग द फील्ड और जो ऊपर वाले की है वो अगेंस्ट द फील्ड होगी। अब हम इनको अगर टोटल कहें कि ये अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन अलोंग दी जैसे अगेंस्ट द स्पिन है जिनकी टू द फील्ड, और नीचे वाला जिसमें जिनकी स्पिन जो है वो अलोंग द फील्ड है, तो एक किस्म इनकी हम दो कम्युनिटी बना लेते हैं या ये टू पॉपुलेशन बन जाती हैं। तो
अगर टोटल n थे ये नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिनमें से n1 जैसे कह लें कि n1 वो है जिनकी स्पिन जो है वो थी अपवर्ड थी, और n2 वो हैं जिनकी स्पिन जो है वो डाउनवर्ड थी। तो लिहाजा हम टोटल इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो n1 प्लस n2 होगी। अब जो मैग्नेटाइजेशन है वो तो तभी मुमकिन है कि अगर मसलन वो नेट वैल्यू की स्पिन की या मैग्नेटिक मोमेंट की आए। लेकिन अगर ऐसे ही है कि मसलन एक टोटल आप n ले रहे हैं इसकी पॉपुलेशन का, और उनमें हाफ जो है मसलन वो स्पिन अपवर्ड है और जो हाफ है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर तो नेट मैग्नेट मोमेंट जीरो हो जानी है और नेट मैग्नेटाइजेशन जो इक्वल टू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो नॉन जीरो वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है जिनके n1 और n2 का, तो मसलन या तो एंटी पैरेलल वाले ज्यादा हो जाएं तो या फिर पैरेलल स्पिन वाले ज्यादा हो जाएं, तो वो जो नंबर है मसलन वो डिसाइड करेगा इसकी मैग्नेटाइजेशन पर। और यही चीज आगे नेक्स्ट पॉली पैरामैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अगर टोटल पॉपुलेशन n लें तो ये n1 प्लस n2 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ द एटम, द डिफरेंस ऑफ दीज कंसंट्रेशन प्रोड्यूसेस द मैग्नेटाइजेशन। तो जैसे बता रहा हूँ कि n1 माइनस n2, अगर तो ये जैसे n1 माइनस n2 जीरो है तो m भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये n1 माइनस n2 जो है, चाहे n1 ग्रेटर हो चाहे n2 ग्रेटर हो, तो हम तो मैग्नीट्यूड उसकी लेनी है, यानी कि एंटी के लिए या वो पैरेलल के लिए। तो ये नॉन जीरो जो है जब इनकी वैल्यू होगी तो फिर हमें एम मैग्नेटाइजेशन मिलती है। सो वेयर ये जी म्यू बी इज द Z component of the magnetic moment when it is fully aligned with the field. The two concentrations are related by the expression. अब ये जो दो थे मसलन अपर लेवल में भी और नीचे लोअर लेवल में भी, क्या जिनकी स्पिन अलोंग द फील्ड है और जिनकी स्पिन अगेंस्ट द फील्ड है, इसको हम ये इसमें ये ऊपर वाला जो था बोल्ट्जमैन फैक्टर की फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि 41 इक्वेशन के n1 ओवर n2 जो है इट्स जैसे इक्विवेलेंट टू e रेज टू पावर ये प्लस u ओवर kt, और नीचे जो है n2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर kt। तो ये डेल्टा u एक्चुअली ये पीछे जो हम पढ़ चुके हैं कि जो है उसकी वो मैग्नेटिक एनर्जी, ये उसके लिए रिलेशन है। तो डेल्टा यू जो है मसलन ये जी म्यू बी जो कि म्यू के बराबर होता है इनटू बी, ये एनर्जी जो बता रहा हूँ कि एस इज इक्वल टू प्लस हाफ है तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा यू मसलन वो जी म्यू बी के बराबर है। So now assuming that x is equal to, अब x is equal to म्यू बी ओवर के टी के बराबर होता था, तो म्यू जो है वो तो जी म्यू बी है, तो लिहाजा हम x इसके बराबर अगर लें तो फिर ये ये जो इक्वेशन है कि एक तो n इज इक्वल टू एन प्लस एन टू, और दूसरा जो है कि ये एन वन ओवर एन टू जो है ये ई रेज टू पावर प्लस यू ओवर के टी और ई रेज टू पावर माइनस यू ओवर के टी, इसकी मदद से हम, और ई एक्स जो है वो जी म्यू बी बी ओवर के टी, तो हम ये वाला अगर एन वन माइनस एन टू ये निकालें तो ये एन इन टू आएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसको आप मैथमेटिकली करने की ये कोशिश करना जरा, जैसे उसका किया था वो कॉट ऑफ हाइपरबोलिक वगैरह वाला निकाला था, तो ये भी इसी तरीका का ये एक्सप्रेशन है कि इसमें एक तो एन वन प्लस एन टू लेते हुए, और एन वन जो है मसलन दिस इज इक्वल टू एन टू इंटू ई रेज टू पावर प्लस डेल्टा यू ओवर के टी ओवर ई रेज टू माइनस म्यू ओवर के टी, तो और फिर इनमें एन वन माइनस एन टू अगर निकालें तो फिर ये इस फॉर्म में आना चाहिए कि एन इन टू ये जो कि ये टेन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स बनता है। सो जो ये 42 इक्वेशन जो आएगी हमारे पास कि m इज इक्वल टू जी म्यू बी इंटू n1 माइनस n2, और
ये आएगा फिर n इंटू जी म्यू बी इंटू टेन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। अब अगर ये 16.12 में हम ग्राफ ड्रा करें इसका, इसका आप ये ग्राफ अगर ड्रा करें कि y के अलोंग इसकी मैग्नेटाइजेशन है जो कि था ये जी एन जी म्यू बी इंटू टेन ऑफ हाइपरबोलिक, और x के अलाम हम x ले जो कि जी म्यू बी बी ओवर के टी है। तो हम देखते हैं कि जो रिलेशन है इसका, कि ये फिगर हमें बता रही है, शोज अ कर्व बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन m एंड x इज इक्वल टू जी एम बी ओवर के टी एट लो फील्ड। इनका नॉर्मल टेम्परेचर दूं तो फिर m जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द b। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है इतना ही m है, लेकिन कब है ये, जब इसकी लो वैल्यूज हैं, क्योंकि जब हम हाई वैल्यूज ऑफ x जब लेते हैं तो फिर उसकी वो सैचुरेटेड वैल्यू हमें मिलेगी। So, but at a higher field, M begins to saturate and eventually reaches to a maximum value Ng into mu b when all the dipoles they turn parallel to the field। जैसे हमने देखा कि मसलन Lx जो है सैचुरेटेड के लिए that approaches to 1, तो इसी तरीके से और फिर हमने M को Ms यानी कि सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन कह दिया। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में कि व्हेन फील्ड अप्लाइड फील्ड इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड द टेम्परेचर इज लो, तो फिर उस वक्त देखते हैं कि ये जो एम है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि टेन ऑफ हाइपरबोलिक है उसको तो फिर 1 होना चाहिए, तो बाकी ये एन जी म्यू बी ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू एम की है, इसके बराबर आएगा। सो for the low fields, यानी कि when x is very very small, तो tan of hyperbolic x जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ x के लिए, जैसे हमने किया था क्लासिकल थ्योरी में। क्या था कि एल एक्स जो है वो क्या था, वो x बाई 3 मेरा ख्याल है उससे रिप्लेस किया था हमने, सो दैट m जो है वो एन जी म्यू बी, तो टेन ऑफ हाइपरबोलिक x की जगह पर ये x लिखा और x की जगह पर ये वाली वैल्यूज की कि जी म्यू बी बी ओवर के टी। तो ये 43 वाला रिलेशन आ जाता है हमारे पास कि m इज इक्वल टू म्यू नॉट n जी म्यू बी का स्क्वायर h ओवर के टी। तो h जो है वो पता है बी नॉट म्यू नॉट h जो है वो b के बराबर होता है। तो यहाँ से हम काई जो है m ओवर h ये जब निकालें तो फिर ये 44 वाला रिलेशन कि म्यू नॉट n जी म्यू b का स्क्वायर ओवर के टी। So now in a magnetic field for a system of atom with L is equal to 0 and J is equal to S is equal to 1/2, ये बता रहा हूँ कि ये प्योर स्पिन मोशन है और इसमें ऑर्बिटल मोशन होने की वो ना होने की वजह से L 0 है। तो फिर जब J is equal to L प्लस लेंगे आप तो और S को आप 1/2 लेंगे तो फिर J is equal to S equal to 1/2 आएगा। The projection of the magnetic moment is similar to that of the spin momentum। So in equation 44, mu b is a projected value of the moment, whereas the